बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। असल में जो ये सारा सिनेरियो बना और इसके अंदर पाकिस्तान पिस के रह गया, यानी एक तरफ पाकिस्तानियों की तुर्कों के साथ मोहब्बत है और ये बहुत पुरानी है। अगर आपने तारीख़ पढ़ी हो या आप उसको जानते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो खित्ता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, ये वो वाहिद इलाका है जहाँ से मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में उस वक्त तुर्की पहुँचे थे। उनकी कब्रें आज भी तुर्की में मौजूद हैं, जो खिलाफत उस्मानिया की मदद करने के लिए गए थे या सल्तनत उस्मानिया की मदद करने के लिए उस दौर में गए थे। सल्तनत उस्मानिया जो है वो 600 साल तक रही थी और उसके 3 बड़े आज़मों पे उसका कंट्रोल था और वो बड़ी शानदार हुकूमत उन्होंने की थी। जब वो ख़त्म हुई तो बहुत सारे अरब ममालिक भी बने, दूसरे ममालिक भी बने, 3 बड़े आज़मों पे ये फैले हुए थे। हिजाज़ मुक़द्दस जो है वो भी इनके पास था। अब सऊदी अरब की जब हुकूमत बनी है, सऊदी ख़ानदान जब आया है, आले सऊद, तो इनका प्रॉब्लम यह है कि इनको लगता है कि क्योंकि उस्मानिया खिलाफत ने यहाँ पे पहले ये इलाके उनके कंट्रोल में थे और हिजाज़ मुक़द्दस की ज़िम्मेदारी मक्का और मदीना की उनके पास थी, तो वो जब भी ताकतवर होंगे उसको वापस लेने की कोशिश करेंगे। और उनको ये भी पता है कि पूरी दुनिया में उनको जो इज़्ज़त मिलती है, जो एहतराम मिलता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये मुक़द्दस मकामात हैं। और ख़ादमैन हरमैन शरीफ़ैन होने के नाते से पूरी दुनिया उनके लिए, इस खित्ते के लिए अपनी जान देने के लिए मुसलमान जो हैं, करोड़ों मुसलमान दुनिया में फौरी तौर पे तैयार हो जाते हैं। तो ये स्टेटस बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए और उनको ऐसा लगता है कि तुर्की या ईरान, ये वो 2 मुल्क हैं जो ये स्टेटस नहीं चाहते कि इनके पास या आले सऊद के पास मज़ीद लंबे अरसे तक रहे। तो इस वजह से एक ऐसी सिचुएशन है इनके बीच में, तुर्की के बीच में और ईरान के बीच में, जो लड़ाई की जानिब बार बार धकेल देती है। यूएई क्योंकि इनका हिस्सा है आले सऊद का, इस ख़ानदान का, और वहाँ पे भी बादशाहत है और वो इन्हीं के रिश्तेदार हैं, तो इसलिए इनके उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और एक रिलेशन की वजह से ये उनको सपोर्ट करते हैं। अब कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का चीफ, ये आपको उसका फ़ोटो नज़र आ रहा है, इसका नाम है यूसी कोहन। ये मोसाद का चीफ है और ये पहुंच गया है यूएई पहली मर्तबा। यानी मोसाद जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है जिसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा काम किया है माजी में और अभी तक कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता है कि इंडियन एजेंसी के साथ मिलके ये पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे हमले इन्होंने प्लान भी कर रखे हैं माजी में, और पाकिस्तान ने इनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। तो ये मोसाद वो एजेंसी है, इसका सरबराह पहुंचा है पहली मरतबा यूएई। और ये आपको जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ ये यूएई की तस्वीर है। यहाँ पे यूएई में पहली मरतबा इसराइल का झंडा यूएई के झंडे के साथ आप लहराता हुआ देख रहे हैं। तो ये यूएई ने इस वक्त बाकायदा पूरा शिफ्ट ले लिया है और ये बड़ा क्विक एक डिसीजन हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने तस्लीम किया इसराइल को और अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने कम्युनिकेशंस को खोला और अब जो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ हैं वो पहुंच गए यूएई में और जो दिफाई मामलात हैं उनके अंदर ताउन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ दिफाई मामलात में ताउन को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका को इसराइल मना कर रहा है कि जो आप इनको जहाज़ दे रहे हैं, लड़ाका तैयारे F-35, ये जंगजू तैयारे हैं स्टील टेक्नोलॉजी के साथ और बड़े ज़बरदस्त जदीद तरीन जंगी तैयारे हैं। इनकी तस्वीर आप देख लें। ये यूएई ख़रीदना चाहता है अमेरिका से, अमेरिका इनको बेच नहीं रहा था। लेकिन मुबैना तौर पे, और जो फोर्ब्स ने रिपोर्ट किया है, दीगर कुछ अखबारात ने और जरीदों में इसको रिपोर्ट किया गया है बैनुल-अक़वामी सतह पे कि ये उस खुफिया डील का हिस्सा था जिसमें यूएई ने इसराइल को तस्लीम करना था और फिर अमेरिका ने यूएई को ये जंगजू तैयारे देने थे। और ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से इस खित्ते में मौजूद तैयारों में सबसे बेहतर हैं। लेकिन इसराइल ने अवामी सतह पे और अखबारात के अंदर इसके ऊपर एतराज़ उठाया है और अमेरिका को ये कहा है कि आप ये ख़तरनाक तरीन तैयारे यूएई को ना दें, क्योंकि आज वो कल हमारे दुश्मन थे, आज हमारे दोस्त बने हैं, कल वो दोबारा दुश्मन हो सकते हैं। तो ऐसा हथियार अगर हमारे दुश्मन के पास होगा तो हमारे लिए ये एक ख़तरनाक सूरत-ए-हाल पैदा कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक मुआहदा है। ये खुफिया मुआहदे के तौर पर रहा बड़े लंबे अरसे तक और दुनिया इसको जानती भी है। ये बड़ा क्लियर मुआहदा है। इसके मुताबिक अमेरिका इस खित्ते में इसराइल के आसपास किसी भी मुल्क को इस तरह के हथियार नहीं देगा
जो इसराइल के हथियारों से बेहतर होंगे। यानी अगर अमेरिका ने F-16 तैयारे इसराइल को देने हैं और सऊदी अरब को देने हैं, तो सऊदी अरब को जो वो F-16 तैयारे देगा वो तकनीकी लिहाज से इसराइल को मिलने वाले F-16 तैयारों से बेहतर नहीं होंगे। इसराइल का तैयारा बेहतर होगा। अगर वो कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी या कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी या कोई रडार टेक्नोलॉजी इसराइल को दे रहा है, तो उसके आसपास दूसरे ममालिक या उसके मुखालिफ ममालिक को अगर वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी देगा तो वो कमतर दर्जे की होगी। यानी इसराइल को हमेशा एज रहेगा कि उसके हथियार बेहतर नौइयत के हैं, और इस डील में इसराइल ने बहुत पैसे और बहुत ज़्यादा असर रसूख खर्च किया है। तो इसलिए अमेरिका ने उनके साथ ये डील की है कि हमारे सबसे बेहतर हथियार या तो अमेरिकन फ़ौज के पास होंगे या इसराइली फ़ौज के पास होंगे, और अगर किसी और फ़ौज को हम पैसों के लिए हथियार बेचेंगे तो वो इसराइल से कमतर दर्जे के बेचेंगे। इसराइल पब्लिकली तो शोर मचा रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक खुफिया मुआहदा है और यूएई को ये तैयारे मिल जाएंगे फ्यूचर में, जिनको आप कहते हैं F-35 जंगजू तैयारे, इंतहाई ख़तरनाक तैयारे हैं। तो लेकिन इसमें एक चीज़ तय है कि जो तैयारे यूएई को मिलेंगे वो इसराइल के पास मौजूद टेक्नोलॉजी से तकनीकी लिहाज से कमतर होंगे। इसराइल से बेहतर तैयारे यूएई को नहीं मिलेंगे ताकि मैदान में वो उनका मुकाबला ना कर सके। अब यूएई ये तैयारे क्यों ले रहा है? उसके सामने दो दुश्मन हैं और दोनों बदकिस्मती से मुसलमान मुल्क हैं। यानी उनकी तुर्की के साथ एक मुखालफत है और एक ईरान के साथ मुखालफत है, और उन दोनों से बचने के लिए या उन पे हमला करने के लिए ये ख़ास तौर पे अमेरिकन तैयारे जो है वो यूएई हासिल करना चाहता है। इसी तरह सऊदी अरब ने भी जो अपनी दिफाई तैयारी की है या अपनी फोर्सेस तैयार की हैं वो तुर्की और ईरान के ख़िलाफ़ तैयार की हैं। पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता है कि उम्मत मुस्लिमा मिलकर रहे और प्यार मोहब्बत से रहे, और ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे ये एक मजबूत उम्मत के तौर पे सामने आए और उम्मत मुस्लिमा के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी लें। लेकिन ईरान में और सऊदी अरब में एक तनाज़ा चला आ रहा है, और अब ये इस तनाज़े के अंदर तुर्की भी बहुत आगे निकल गया है और सऊदी अरब के साथ और यूएई के साथ उसका तनाज़ा बहुत फैल गया। हत्ता कि लीबिया के अंदर इस वक्त एक धड़े को सऊदी अरब और यूएई सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, दूसरे धड़े को रूस और तुर्की सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, और ईरान भी एक धड़े को सपोर्ट कर रहा है। तो मुख्तलिफ जगहों पे अपने अपने मकासद के हुसूल के लिए सऊदी अरब और तुर्की आमने सामने हैं। सऊदी अरब ने अपने असर रसूख को बढ़ाने के लिए गुज़िश्ता चंद दहाइयों में बहुत पैसे खर्च किए हैं। पाकिस्तान के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट की, इंडिया के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट की, अरब ममालिक के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दी और बड़ा टाइम खर्च किया, बड़ी इन्वेस्टमेंट की। ईरान के अलावा बाकी तमाम मुल्कों के ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी नवाजिशात रखी ताकि ये मुल्क हमारे असर के नीचे रहें और तुर्की की निस्बत सऊदी अरब को अपना वोट करें और सऊदी अरब को हर मैदान में सपोर्ट करें। लेकिन सऊदी अरब ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो पैसों की नहीं की, उन्होंने बड़ी मास्टर स्ट्रोक खेले हैं तैयब उर्दगान ने। एक तो वो मुसलमानों के लीडर के तौर पे सामने आए, जो बात अरब नहीं कह पा रहे थे वो बात तैयब उर्दगान ने कही। इसराइल के साथ उन्होंने पड्डा किया। डिवोर्स में जो उन्होंने 2009 में तकरीर की वो पूरी दुनिया आज भी नहीं भूली। उसके अलावा जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म होता है, चाहे बर्मा हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे कहीं भी हो, यानी तुर्की वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जो फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुँचा रहा है लगातार गज़ा की पट्टी में, और कोई मुल्क ये नहीं कर पा रहा। तो तुर्की हर जगह गया, हर जगह उसने मुसलमानों की मदद की और अपनी इमेज बिल्डिंग की, और साथ ही साथ उसने एक प्रोपेगेंडा का एक टूल जिसको मीडिया आप कहते हैं उसको इस्तेमाल किया, और अपनी अज़्म रफ्ता के ऊपर बहुत सारे ऐसे ड्रामास, ऐसी सीरीज़ बनाई जिनमें अर्तुगरुल गाजी जो है वो एक सीरियल आप आजकल पाकिस्तान में देख रहे हैं। सऊदी अरब इस पे भी बहुत नाला है। वो पाकिस्तान से ये चाहता था कि पाकिस्तान अरबों के बारे में अपनी अवाम की राय को हमवार करें और अरब्स को हीरो के तौर पे दिखाया जाए, जैसे कि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ पहले बनी हैं, द मैसेज, और उसके बाद जो है वो सहाबा इकराम पे बनाई गई, फिर जो गज़वात हुए उनके ऊपर बनाई गई, उसके बाद जो जंगें होती रही उसके ऊपर बनाई गई, द उमर सीरीज़ बनाई गई और बहुत सारी। तो वो ये चाह रहे थे कि इस खित्ते के साथ जोड़ कर रखें। लेकिन जब तुर्कों ने ड्रामा सीरियल बनाई और उनके साथ पाकिस्तानियों की मोहब्बत और ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, तो उस बिना पे जब उन्होंने ये ऑफ़र की और पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया तो अरब को ये अच्छा नहीं लगा, सऊदी अरब को नागवार गुजरा। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान टेलीविज़न ने इसको अर्तुगरुल गाजी को ऑनियर किया
और बहुत बड़ी तादाद में नौजवान उसके साथ जुड़ गए। सऊदी अरब ने जो सर्वेस करवाए सोशल मीडिया पे, उसमें उनको पता चल गया कि अरबों की निस्बत तुर्कों की कदर व मंजिलत ज़्यादा है इस खित्ते में। चाहे ये इंडिया है, इंडिया के मुसलमान हों, पाकिस्तान के हों, इवन कुछ अरब ममालिक वहाँ के मुसलमान, या सेंट्रल एशिया, तो ये चीज़ उनके लिए इंतहाई मायूस कुन थी सऊदी अरब के लिए कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतना पैसा खर्च किया, तेल भी दिया, इनकी इमदाद भी की हर मौके पर, फिर पाकिस्तानी जो है वो हमसे बेहतर तुर्कों को समझते हैं और वो उनको ये लग रहा है कि शायद तुर्क आने वाले वक्त में लीड करेंगे। तो तुर्कों से उनको एक खौफ तो है, उनको ये लगता है कि हिजाज़ मुक़द्दस की जिम्मेदारी वापस लेने की कोशिश करेंगे। इस वजह से वो पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव बढ़ाते रहे हैं कि आप ना सिर्फ ये ड्रामा ना दिखाएं, बल्कि आप हमारे साथ जोड़ें अपनी पब्लिक को और ताल्लुकात को। लेकिन सऊदी अरब ये यकतरफा चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब से मांगा वो सऊदी अरब ने नहीं दिया। पाकिस्तान ने जब बात की तो तुर्की ने फ़ौरन लब्बैक कहा कश्मीर के इशू पे, ईरान ने फ़ौरन लब्बैक कहा कश्मीर के इशू पे, महातीर मोहम्मद ने उसके ऊपर बात की, हालांकि उनको कुछ नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कश्मीर के इशू पर वो बोले। और बहुत सारे मुल्कों ने बात की, लेकिन सऊदी अरब ने OIC के अंदर पाकिस्तान को जो है वो टफ टाइम दिया और इसकी वजह से एक बदमज़गी की सूरत पैदा हुई। लेकिन अब आप ज़रा इसको समझें कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान के हक़ में ये भी नहीं है कि पाकिस्तान सऊदीया के साथ बिगाड़े, और ये भी नहीं है कि दूसरे ममालिक से ताल्लुकात सऊदीया के लिए ख़राब कर दे। तो हमें इस वक्त बड़ी बारीक सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ बनाकर भी रखनी है, UAE के साथ बनाकर भी रखनी है, अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर भी रखना है, और साथ ही साथ जो नया ब्लॉक आ रहा है उसको भी मजबूत होने देना है। इस नए ब्लॉक में रशिया है, चीन है, तुर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं और कुछ नए ममालिक इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान ने इस सूरत हाल को इस वक्त मैनेज करना है। हमारे लिए अरबों के साथ ताल्लुकात भी बड़े अहम हैं, क्योंकि हमारे 40 लाख से ज़ायद लोग तो इन दो मुल्कों में हैं। $9 बिलियन का एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला है जो वहाँ से आता है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है। लेकिन इस बीच में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक ठंडी हवा का झोंका है, और फ़लस्तीन जो है उसने शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि हम पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने साफ कहा कि इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा स्टैंड जो कल था वही आज है, और जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हो जाएगा वहाँ अमन नहीं होगा। पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। और एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि आज ही जो पैगाम आया है सऊदी अरब से वो भी बड़ा तगड़ा है। सऊदी अरब ने भी साफ कहा है कि फ़लस्तीनियों के लिए अमन लिए बगैर इसराइल से कोई डील या कोई समझौता नहीं हो सकता। तो ये सऊदी अरब की तरफ से भी एक अच्छा पैगाम है। लेकिन इस वक्त UAE की सूरत हाल आपके सामने, एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तस्वीर को भी आप देख लें। ये तस्वीर 27 अक्टूबर 2018 की है, लेकिन ये छुपाई गई थी, अब ये छाप दी गई है इस मौके पर। इसमें मीरी रेगव एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर है इसराइल की, वो हाथों में हाथ डालकर बैठी हुई है। मोहम्मद बिन थालूब अल देराई जो उस वक्त 2018 में खेलों की फेडरेशन के सदर थे UAE के, उनके साथ हाथों में हाथ डाल के कैसे बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीर जो है ये बहुत कुछ कह रही है। हज़ारों अल्फाज में मैं वो बयान नहीं कर सकता जो ये तस्वीर आपको बता रही है। और इस तस्वीर को देख के आपको जो है गुस्सा आ सकता है, शर्म आ सकती है, और आपके जज्बात मजरूह हो सकते हैं। लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। हमें पाकिस्तान को, मुसलमानों को इकट्ठा करने का काम करना है, डिवाइड करने का काम नहीं करना। हमने सऊदी अरब, UAE, तुर्की और ईरान की लड़ाई नहीं होने देनी। हमने कोशिश करनी है कि ये सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं और हालात जो हैं वो मुसलमानों के लिए मुवाफिक बन जाएं। इसके लिए मिलकर काम करें। अगर ये डिवाइड हो जाएंगे तो फिर दुनिया रूल करेगी। मुसलमानों की डिवाइड का सबसे बड़ा फ़ायदा इसराइल उठाएगा, और उसके बाद अमेरिका उठाएगा, और उसके बाद वो तमाम गैर मुस्लिम कुव्वतें उठाएंगी जो इस्लाम को दबाना चाहती हैं। तो इस वक्त ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पाकिस्तान ने इसको उठाया है। हमारे हालात बड़े कमज़ोर हैं, लेकिन हमारी फ़ौज बड़ी तगड़ी है। हम एटॉमिक पावर हैं, मुसलमान दुनिया की वाहिद। और आर्मी चीफ़ ने इसका आगाज़ जो है वो सऊदी अरब के दौरे से किया है। गो कि आप इसकी कामयाबी या नाकामी का अभी एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत अच्छी खबरें मिलने जा रही हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।